मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग मीडिया। और आज के इस वीडियो में मैं एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहा हूँ जो है हमारा बीपीएससी का 134। ये है हमारा पॉलिटिक्स का सेकंड पार्ट जो है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन। ओके दोस्तों, तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हम पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि इसे जल्द से जल्द फिनिश करने के एग्ज़ाम्स हमारे कभी भी शुरू हो सकते हैं, बट इतना तो कंफर्म है कि जून के बाद ही होंगे। तो हमारे पास इनफ टाइम है इसे प्रिपेयर करने का, इनफ टाइम है कि हम इस पर नोट्स बना सकें और इसे पढ़ के रिवाइज कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर 1 है दोस्तों, ये केवल इम्पोर्टेंट कंसेप्ट से डील करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है हमारा रियलिज़म। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि रियलिज़म है क्या, इसके की फीचर्स क्या है। तो रियलिज़म में दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं कि इसका मान्यता ये है, जो आइडियोलॉजी है रियलिज़म की, वो ये बताता है कि स्टेट्स आर द मेन एक्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो जो स्टेट्स होते हैं दोस्तों वो एक मेन एक्टर्स होते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, इसका पहला पॉइंट है। दूसरा, हर एक नेशन पावरफुल होना चाहता है अपने आप में, ठीक है। वर्ल्ड एक अनार्की सिस्टम है जहाँ पे कोई भी एक सेंट्रल पावर नहीं होता है किसी नेशन को गवर्न करने के लिए, ठीक है। तो हर एक नेशन को अपने आप में एक सेल्फ हेल्पिंग होना पड़ता है। इसको मैं आपको थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ। क्या होता है दोस्तों कि रियलिज़म थ्योरी का ये मानना है कि हमारे जितने भी नेशंस हैं सभी नेशंस मिलके एक वर्ल्ड का सिस्टम बनाते हैं, और ये जो वर्ल्ड का सिस्टम है इसमें कोई एक सेंट्रल गवर्निंग पावर नहीं है, समझ रहे हो दोस्तों। तो कोई भी ऐसा पावर ना होने की वजह से, एक सेंट्रल अथॉरिटी ना होने की वजह से कोई भी नेशन अपने आप में किसी की नहीं सुनता है और वो अपने आप में पावरफुल होना चाहता है। अगर वो अपने आप में पावरफुल होना चाहता है तो उसे दूसरे देशों से खतरे से बचने के लिए सेल्फ हेल्पिंग होना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। सेकंड है हमारा ह्यूमन नेचर। तो रियलिज्म का मानना है दोस्तों कि जो ह्यूमन नेचर है वो अपने आप में एक सेल्फिश होता है, इगोइस्ट होता है, और पावर तभी उन्हें मिल सकती है जब वो लड़ाई करें। तो उनका ऐसा मानना है कि जो वॉर है, वॉर ही किसी के पावर को एलैबोरेट कर सकती है, उनके पावर को दिखा सकती है। जो देश लड़ाई में जीत जाता है वो ज़्यादा पावरफुल है, जो देश लड़ाई में हार जाता है वो कम पावरफुल है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर है जीरो सम गेम। तो इन ऑर्डर टू ग्रैब पावर नेशन कैन बिकम सेल्फिश एंड गो टू एनी एक्सटेंट, बी इट नेगोशिएशन और वॉर। जीरो सम गेम का दोस्तों ये चाणक्य की नीति है, ठीक है। साम दाम दंड भेद वाला सिस्टम हो गया ये। इसमें क्या होता है, सबसे पहले किसी से भी आप नेगोशिएशन करोगे, पहले उसे मनाओगे, अगर वो मानने के लिए तैयार है तो फिर उसे आप नेगोशिएशन से किसी भी मामले को सुलझा सकते हो। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर ज़रूरत पड़ने पे आपको किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, चाहे वो लड़ाई ही क्यों ना हो। तो ये है दोस्तों जीरो सम गेम, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है हमारा रियलिज्म का कि कोई मोरालिटी नहीं होती है इसमें, देयर इज़ नो मोरालिटी, एवरीथिंग इज नेशनल इंटरेस्ट और नेशन आर इंटरेस्टेड इन सेल्फ, ठीक है। ये दोस्तों सिर्फ रियलिज्म की थ्योरी नहीं, बल्कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी अपने वर्ड्स में यही कहा था कि कोई भी देश किसी भी देश का दोस्त नहीं होता है, वो केवल उसके सेल्फ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। जब उसको काम आता है दूसरे देश से तो फिर वो अगर पॉलिसी मेकिंग के लिए सही है तो वो आपका दोस्त है, अगर वो आपके पॉलिसी मेकिंग के लिए सही नहीं है या फिर आपके काम में वो हिंड्रेंस डाल रहा है, रुकावट डाल रहा है, तो वो आपको नेशनल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपके लिए हेल्पफुल नहीं है और आपका वो फ्रेंडली नेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वॉर ड्यू टू रियलिज्म, बैलेंस ऑफ पावर इज नेसेसरी। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दोस्तों रियलिज्म में हमने देखा कि कोई भी नेशन स्टेट है वो दूसरे नेशन स्टेट से तभी दोस्त हो पा रहा है जब उसको अपने सेल्फ इंटरेस्ट दिखाई दे रहे हैं, या फिर वो उसका दोस्त तभी हो पा रहा है जब वो उससे ज़्यादा पावरफुल है कि नहीं। तो सभी अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। तो अगर हर एक देश अपने आप में पावरफुल होने लग जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि जिसके पास थोड़े जो लेस पावरफुल जो कंट्रीज़ होंगी उनके पास इतनी ज़्यादा पावर होगी नहीं। तो उस टाइम पे क्या होता है दोस्तों कि एक कंट्री के पावर से काउंटर अटैक करने के लिए
वो अलाइंसेस बनाने शुरू कर देते हैं। ठीक, जिस प्रकार से जैसे मान लीजिए यूएसए बहुत अपने आप में पावरफुल हो जाता है, तो बाकी फिर छोटी छोटी कंट्रीज़ अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें उनके पावर के बराबर, और एक अलायंस बना देंगी, संगठन बना देंगे 2-3 देशों का, है कि नहीं, जैसे यूरोपियन नेशन आज की डेट में है कि नहीं, जिसमें नाटो मेंबर्स आपने देखे होंगे। आजकल रशिया यूक्रेन की लड़ाई के टाइम पे आपने ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन सुना होगा, है कि नहीं। तो बैलेंस ऑफ पावर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बैलेंस ऑफ पावर की वजह से अलायंसेस बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक कंट्री दूसरे कंट्री को काउंटर अटैक करने के लिए ऐसा हो सकता है कि अलायंसेस बना ले, और ये इसका एक फीचर है कि ये मैनमेड होता है, ना कि ये कोई गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है कि नहीं। और ये कभी कभार एग्जिस्ट करती है दोस्तों, ऐसे नहीं कि ये परमानेंट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो रियलिज्म हमारे दो टाइप्स के होते हैं। क्लासिकल रियलिज्म होता है जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रियलिज्म पे बेस्ड होता है, और एक होता है हमारा स्ट्रक्चरल रियलिज्म जिसे हम बोलते हैं न्यू रियलिज्म दोस्तों। ठीक है, तो आइए इन्हें डिटेल में एक बार समझ लेते हैं क्या होता है। तो क्लासिकल रियलिज्म के कुछ फीचर्स हैं जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लासिकल रियलिज्म में सबसे पहला आता है आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो होता है वो एंडलेस स्ट्रगल ऑफ पावर से डिराइव किया गया है। इसका मतलब यही है, रियलिज्म की जो थ्योरी है ये उसी का ही एक पार्ट है। क्लासिकल रियलिज्म मतलब जो पहले जो रियलिज्म की थ्योरी थी उस पर ये बेस्ड है। ठीक है, तो इनका यही मानना है कि इंटरनेशनल की जो पॉलिटिक्स होती है दोस्तों, वो एक स्ट्रगल ऑफ पावर है। हर कोई अपने आप में पावर को इकट्ठा करना चाहता है, जैसे वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो मिलिट्री के फॉर्म में हो, चाहे वो इकोनॉमिकल फॉर्म में हो, वो हमेशा अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता है। इसका एक मॉडर्न जीता जाता एग्जाम्पल है चाइना। ठीक है दोस्तों, नॉर्थ कोरिया भी अपने आप में न्यूक्लियर पावर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो देश अपने आप में पावरफुल होना चाहते हैं, और वो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर दूसरा कोई देश उन पर अटैक करने की कोशिश भी करे तो वो उससे जीत ना सकें। ठीक है दोस्तों, ओके। तो बी पॉइंट है हमारा, द ड्राइव फॉर पावर एंड द विल टू डोमिनेट आर फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर। ये भी ह्यूमन नेचर को वही बता रहे हैं कि ह्यूमन नेचर अपने आप में एक इगोइस्ट होता है, सेल्फिश होता है, जो पावर को अटेन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी देश को डोमिनेट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो सी है हमारा, जस्टिस लॉ एंड सोसाइटी हैव नो प्लेस इन आईआर। इसका क्या मतलब होता है? हो सकता है कि कोई देश इंडिया जैसे पाकिस्तान को किसी भी तरह से हेल्प कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान भी इंडिया को उसी तरीके से हेल्प करे। ठीक है, वो अपने आप के पहले नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे, सेल्फ इंटरेस्ट देखेंगे। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उनके लिए, तो कश्मीर इशू बहुत बड़ा इशू हो रखा है, उन्हें तो कश्मीर चाहिए। तो वो आप कैसे उनसे उम्मीद कर सकते हो कि वो आपकी हेल्प करें, है कि नहीं। तो इसमें कोई मोरालिटी नहीं होती है कुल मिला के। डी पॉइंट है, इट इज़ द ह्यूमन नेचर दैट एक्सप्लेन व्हाई इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटिक्स इज नेसेसरीली पावर पॉलिटिक्स। ये आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पॉलिटिक्स इज ऑटोनोमस, इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद द सोशल कल्चर, कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, तो पॉलिटिक्स जो होता है वो अपने आप में ऑटोनोमस होता है, और इसमें ये किसी सोशल कल्चर, कास्ट, रिलीजन से रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, इंटरकनेक्टेड नहीं होता है दोस्तों। ये थी हमारी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रियलिज्म। अभी हम पढ़ेंगे न्यू रियलिज्म। न्यू से आपको वर्ड से पता चल रहा है, न्यू मीन्स न्यू रियलिज्म। ठीक है, तो न्यू रियलिज्म की थ्योरी क्या है? स्टेट्स आर द मेन एक्टर्स बट नॉन स्टेट एक्शंस आर आल्सो इम्पॉर्टेंट। अभी दोस्तों हमने जो क्लासिकल थ्योरी पढ़ा उसमें हमने देखा कि जो स्टेट्स होते हैं वही हमारे मेन एक्टर्स होते हैं, है कि नहीं। पर जो न्यू रियलिज्म की जो थ्योरी है वो बताती है कि स्टेट के साथ साथ जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं दोस्तों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। सेकेंड है हमारा, ह्यूमन नेचर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर, रादर इंटरस्टेट कॉम्पिटिशन, सिक्योरिटी कंसर्न एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज रिस्पॉन्सिबल। हो सकता है दोस्तों मेरी राइटिंग इतनी अच्छी ना हो जिस वजह से आपको समझ में ना आए, किसी तरह की दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पक्का पूछ लेना। ठीक है, इसे फील मत करना दोस्तों। तो हमारा जो सेकेंड पॉइंट है ये बोल रहा है कि क्लासिकल थ्योरी से जो न्यू रियलिज्म की थ्योरी है काफ़ी डिफर करती है। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो बताती है कि जो स्टेट्स होते हैं वही मेन एक्टर्स होते हैं, पर जो न्यू रियलिज्म की थ्योरी है बताता है स्टेट के साथ साथ नॉन स्टेट एक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारा, ह्यूमन नेचर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है वॉर के लिए। इंटरस्टेट कंपटीशन, सिक्योरिटी कंसर्न और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की वजह से इंसान सेल्फिश हो जाता है, ऐसा इनका मानना है न्यू रियलिज्म का। जबकि क्लासिकल रियलिज्म में हमने देखा था कि उनका मानना ये है कि ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि वो हमेशा लड़ाई करना चाहता हो, पावर गेन करना चाहता हो। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस है इनके बीच में।
उसके बाद थर्ड पॉइंट है देयर इज़ नो मोरालिटी एंड एवरीथिंग इज सेल्फ इंटरेस्ट। ये हमने क्लासिकल रियलिज्म के थ्योरी में तो नहीं पढ़ा था, पर जो रियलिज्म का जो मेन हमने की एस्पेक्ट्स पढ़े थे उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। तो यहीं पे हमारा जो है रियलिज्म का कंसेप्ट हमारा ख़त्म होता है। अब न्यू रियलिज्म हमारे दो तरह के होते हैं दोस्तों, एक ऑफेंसिव न्यू रियलिज्म होता है, एक डिफेंसिव न्यू रियलिज्म होता है। इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो इनका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है दोस्तों कि स्टेट सिक्स टू मैक्सिमाइज देयर पावर एंड इन्फ्लुएंस इन ऑर्डर टू अचीव द सिक्योरिटी थ्रू डोमिनेशन एंड हेजेमनी। ये है हमारा ऑफेंसिव न्यूरलिज्म। तो ऑफेंसिव न्यूरलिज्म का मानना है कि आपको आपके पावर को मैक्सिमाइज करना, चाहे आपको किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे वो डोमिनेटिंग आपको बनना पड़े या फिर हेजेमनी के थ्रू भी अगर आपको बनना पड़े तो फिर आपको वैसा बनना है। ये है हमारा ऑफेंसिव न्यूरलिज्म। जबकि डिफेंसिव न्यूरलिज्म जो है आपका ये बताता है अनार्किल आयर सिस्टम encourages the states to maintain the moderate and reserved politics in order to attain the security। तो ये जनरली एक मॉडरेट और एक रिजर्व्ड पॉलिसी को अपनाते हैं किसी भी चीज़ को पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक है। और इनका मेन चीज़ होता है सिक्योरिटी, ना कि पावर मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। ऑफेंसिव जनरली पावर को अटेन करने के लिए डोमिनेटिंग भी बन सकते हैं, हेजेमनी भी अपना सकते हैं। जबकि जो डिफेंसिव न्यूरलिज्म होता है उनका मेन चीज़ होता है कि एक शांति बनाए रखो, है कि नहीं। हर चीज़ मॉडरेट तरीके से आपको डील करना है। तो ये है हमारा ऑफेंसिव और डिफेंसिव न्यूरलिज्म का, ठीक है। मैंने इसी को एक फ्लो चार्ट में बना दिया है ताकि आप लोगों को इस चीज़ को पढ़ने में समझने में आसानी हो जाए। तो ये है रियलिज्म का, मैंने आपको बताया था रियलिज्म में सबसे पहले आपके हैं स्ट्रक्चरल रियलिज्म, क्लासिकल न्यू रियलिज्म, फिर जो न्यू रियलिज्म है ये दो तरह के, ऑफेंसिव है और एक डिफेंसिव है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा लिबरलिज्म, ठीक है। तो लिबरलिज्म एंड नॉन स्टेट एक्टर्स आर द रियल एक्टर। हमने अभी तक पढ़ा था रियलिज्म की थ्योरी, अभी हम पढ़ेंगे लिबरलिज्म की थ्योरी। तो लिबरलिज्म में दोस्तों इनका मानना है कि स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। सेकंड है हमारा ह्यूमन नेचर एक सेल्फलेस होता है, मतलब ह्यूमन नेचर सेल्फिश नहीं होता है और लड़ाई का कारण नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा वॉर इज़ इनएविटेबल बट कैन बी डिलेड। लड़ाई तो होनी है, लड़ाई तो पक्का है, पर उसको जो है डिले किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, ठीक है। उसको आप टरका सकते हो कुल मिला के, ठीक है। उसके बाद डी पॉइंट है इट फोकसेस मोर ऑन इकोनॉमी बाय नेगोशिएशन। तो लिबरलिज्म का जनरली मानना है कि कोई भी चीज़ जो नेगोशिएट हो सकती है, चाहे वो इकोनॉमिक मीन से हो चाहे दूसरे किसी मीन से हो, तो उसे उसी तरीके से सुलझाया जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक डिपेंडेंस एंड डेमोक्रेसी विल प्रिवेंट द वॉर और इट कैन बी इग्नोर्ड ऑल्सो, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है, किसी भी देश का दूसरे देश पे डिपेंडेंट होना, जैसे पाकिस्तान आज की डेट में चाइना पे डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा बहुत सारा लोन ले रहा है, श्रीलंका इंडिया पे और चाइना पे डिपेंडेंट है। तो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी और डेमोक्रेसी अगर किसी कंट्री में होती है तो इससे आप लड़ाई को प्रिवेंट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है इट बिलीव्स इन कलेक्टिव सिक्योरिटी रादर देन बैलेंस ऑफ पावर। तो लिबरलिज्म से पहले रियलिज्म में हमने देखा कि उनका मानना है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी पे वो ज़्यादा एम्फेसिस देते थे, जबकि जो हमारा लिबरलिज्म है ये कलेक्टिव सिक्योरिटी पे ज़्यादा जोर देता है बैलेंस ऑफ पावर के मुकाबले, ठीक है। सॉरी, रियलिज्म बैलेंस ऑफ पावर को एम्फेसिस देता है, जबकि लिबरलिज्म कलेक्टिव सिक्योरिटी को एम्फेसाइज देता है, ठीक है। कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे दोस्तों, टेंशन की बात नहीं है, सब डिटेल में समझेंगे। तो नेक्स्ट हमारा इट फोकसेस ऑन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो लिबरलिज्म क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को पे भी फोकस करता है, जैसा हमारा यूनाइटेड नेशंस वगैरह हो गया या फिर जैसे लीग ऑफ नेशंस वगैरह बने थे, ये एक टाइप की कलेक्टिव सिक्योरिटी पे डिपेंडेंट होता है। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पे डिपेंडेंट होते हैं जो कि पीस मेंटेनिंग प्रोसेस का काम करते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से रियलिज्म में हमने देखा था न्यू रियलिज्म था, वैसे लिबरलिज्म में अभी हम देख रहे हैं न्यू लिबरलिज्म क्या होता है, ठीक है।
तो इसके कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला है स्टेट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन नॉन स्टेट सेक्टर्स, ये सिमिलर है लिबरलिज्म का। सेकंड है फोकस एब्सोल्यूट गेन, हेल्प योरसेल्फ बिफोर असिस्टिंग अदर्स, ये वही एयरपोर्ट वाली बात होगी नहीं, अगर मास्क आपका ड्रॉप डाउन हो जाता तो सबसे पहले खुद की हेल्प करें फिर दूसरे की हेल्प करें, सिमिलर कंसेप्ट है ये दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा देयर इज अ अनार्कियल सिस्टम इन द वर्ल्ड बट इट इज़ मोर एग्जैजरेटेड, ठीक है। अनार्कियल सिस्टम मतलब कोई भी एक सेंट्रल गवर्निंग बॉडी नहीं होती है, उसी चीज़ के बारे में बताया गया है। ये कुछ की डिफरेंसेस हैं न्यू रियलिज्म और न्यू लिबरलिज्म के बारे में। सबसे पहला है न्यू रियलिज्म में मिसट्रस्ट इन अदर स्टेट्स, जबकि इसमें पॉजिटिव सम सीकिंग होता है। सेकंड पॉइंट हमारा सीक रिलेटिव गेन्स एंड दस बाय एश्योरिंग द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, जबकि न्यू लिबरलिज्म में हम देख रहे हैं टाइंग टुगेदर स्टेट्स टुगेदर मल्टीलैटरल एग्रीमेंट टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ एग्रेशन, ये है मोर फोकस ऑन मिलिट्री। तो न्यू रियलिज्म आपके मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, जबकि ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में ज़्यादा फोकस करता है। ये अपनी कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना चाहता है, जबकि ये कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे फोकस करती है ताकि पीस मेंटेनिंग प्रोसेस जो है बना रहे, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे और उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की डाउट है तो आप हमसे पक्का कमेंट सेक्शन में पूछिए। इसके साथ ही मैं नेक्स्ट चैप्टर्स को भी जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे अहेड।